जय हिंद। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पिछले वाले सेशन में हमने एनर्जी रिसोर्सेज की बातचीत शुरू कर दी थी। हमने देख लिया था कि कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बीच में डिफरेंस क्या है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, और इसमें सबसे पहले बात की गई है कोल के बारे में। देखो, इंडिया में कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स में अगर सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसी फॉसिल फ्यूल की है हमारी कंट्री में, तो वो कौन सा है? कोल है। इनफैक्ट हमारी नेशन की ज़्यादातर एनर्जी नीड्स आज भी कोल के थ्रू फुलफिल होती हैं। कोल को यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। इंडस्ट्रीज़ में जो एनर्जी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए कोल को यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी कोल को यूज़ किया जाता है। गाँव वगैरह में आप देखते होंगे लोग जो हैं वो खाना वगैरह बनाने के लिए आज भी कोल को यूज़ करते हैं। हमारे कंट्री में आज भी ज़्यादातर कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट कोल के थ्रू फुलफिल होती है। बहुत सिंपल सी बातचीत, कोल बेहद इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में भी हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कोल के थ्रू फुलफिल होती है। अब सवाल आता है कि कोल फॉर्म कैसे होता है। एंड कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये जो प्लांट मटेरियल का कंप्रेशन हो रहा है उसकी वजह से अल्टीमेटली कोल फॉर्म होता है। देखो होता क्या है, अगर बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आज से लगभग 100-200 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ के ऊपर एक सर्टेन प्लांट लाइफ होती थी। अर्थ के ऊपर एक सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस होती थी। अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर एक सर्टेन जियोलॉजिकल एक्टिविटीज चल रही होती थी। अब किसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से, किसी रीज़न की वजह से ये जितनी भी प्लांट लाइफ है ये अर्थ के सरफेस के अंदर दब गई। ये पूरा जितना भी डेड मटेरियल है, ये जितने भी डेड प्लांट्स हैं, ये अर्थ के सरफेस के नीचे दब गए और मिलियंस ऑफ ईयर से ये कंप्रेस हो रहे हैं, और इस कंप्रेशन की वजह से इवेंचुअली कोल फॉर्म हो रहा है। ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसको अपन ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा है। इतना सिंपल है नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए अपन ये समझ सकते हैं कि कोल फॉर्म कैसे होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटीरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अच्छा, कोल की फॉर्म क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे डिग्री ऑफ कंप्रेशन कितना है, कितना ज़्यादा कंप्रेशन हुआ है, डेप्थ कितनी है, कितनी गहराई में ये जो डेड प्लांट मटेरियल है ये दबा हुआ है, और इसको कितना टाइम पीरियड हुआ है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कोल का फॉर्म क्या होगा, जो कि डिटरमाइन करते हैं कोल की क्वालिटी क्या होगी। और कोल की क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के बेसिस पे कोल को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एंथ्रासाइट कोल। कौन सा कोल होता है? एंथ्रासाइट कोल। ये जो एंथ्रासाइट कोल है ये हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट कोल है। फिर इसके बाद आता है बिट्यूमिनस कोल। कौन सा आता है? बिट्यूमिनस कोल। ये जो बिट्यूमिनस कोल है ये एंथ्रासाइट के कंपैरिजन में थोड़ा कम अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन हाँ, कमर्शियल यूज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोल कौन सा है? बिट्यूमिनस कोल है। फिर तीसरा होता है लिग्नाइट कोल। ये जो लिग्नाइट कोल है ये लो ग्रेड का ब्राउन कोल होता है, लो ग्रेड का ब्राउन कोल। और सबसे खराब क्वालिटी का कोल कौन सा है? पीट। पीट जो है वो सबसे खराब क्वालिटी का कोल है। अच्छा, कोल अच्छा या खराब कब होगा? बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो, ऐसा कोल जिसमें मॉइस्चर कंटेंट कम है, जिसमें नमी की कमी है। अगर मॉइस्चर होगा तो आग लगेगी नहीं, तो ऐसा कोल जिसमें मॉइस्चर कम होता है और कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है वो अच्छा कोल होता है। तो अब सिंपली आप समझ सकते हो, एंथ्रासाइट जो कि हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा या ज़्यादा होगा? बट ऑब्वियसली बात है, कम होगा। और उसमें कार्बन कंटेंट कम होगा या ज़्यादा होगा? बेहद ज़्यादा होगा। और वहीं अगर पीट की बात करें जो कि सबसे खराब क्वालिटी का कोल है, ये जो पीट है इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होगा या ज़्यादा होगा? बट ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा होगा। और इसमें कार्बन कंटेंट कम होगा, ये अपने को समझ में आता है। क्वालिटी के बेसिस पे 4 टाइप के कोल्स हैं। हाईएस्ट क्वालिटी के कोल का नाम क्या है? एंथ्रासाइट। दूसरा फिर बिट्यूमिनस है, लेकिन ये जो बिट्यूमिनस है ये कमर्शियल यूज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो लो ग्रेड का ब्राउन कोल है। इनफैक्ट तमिलनाडु में एक जगह है नेवेली, नेवेली में लिग्नाइट कोल खूब सारा मिलता है। तमिलनाडु में नेवेली नाम की जगह पे लिग्नाइट कोल खूब मिलता है। और जो सबसे खराब क्वालिटी का कोल है वो कौन सा है? पीट है। और यही सब कुछ लिखा हुआ है, अपन देख लेते हैं। देखो, ये जो लिग्नाइट है ये लो ग्रेड का ब्राउन कोल है। लो ग्रेड का ब्राउन कोल है, इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। इससे भी खराब क्वालिटी होती है पीट की।
पीट जो है वो बेहद लो कार्बन कंटेंट का और हाई मॉइस्चर कंटेंट का कोल होता है। सबसे खराब क्वालिटी का कोल अगर कोई है तो वो पीट है। पीट में लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। भाई मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हीटिंग कैपेसिटी जो है वो बेहद लो होगी। पीट से थोड़ा सा बढ़िया होता है लिग्नाइट, फिर लिग्नाइट से थोड़ा सा बढ़िया होता है बिट्यूमिनस कोल। अच्छा, ये जो लिग्नाइट है ये हमारे कंट्री में तमिलनाडु में एक जगह नेवेली, वहाँ पे खूब सारा लिग्नाइट कोल मिलता है। लिग्नाइट से बेटर कोल कौन सा है? बिट्यूमिनस कोल है। ये जो बिट्यूमिनस कोल है ये कमर्शियल यूज़ में सबसे ज़्यादा काम आता है। और सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। अच्छा, एक बेसिस तो ये है कोल का कि क्वालिटी के हिसाब से अपन ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। दूसरा क्लासिफिकेशन है एज के हिसाब से। एज के हिसाब से क्लासिफिकेशन अगर देखें तो इंडिया में दो टाइप के कोल मिलते हैं। एक मिलता है गोंडवाना कोल। क्या नाम है? गोंडवाना कोल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे अगर देखोगे तो एक टाइम पीरियड ऐसा था जिसको अपन बोलते हैं कार्बोनीफेरस एज। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो जो प्लांट लाइफ अर्थ के सरफेस के अंदर दबी, उसका जो कंप्रेशन हुआ, उसकी वजह से जो कोल बना उसे बोलते हैं गोंडवाना कोल। इनफैक्ट हमारे कंट्री में जो ज़्यादातर कोल है वो गोंडवाना कोल है। मतलब लगभग 97-98% कोल हमारे कंट्री में जो अवेलेबल है वो गोंडवाना टाइम का है। गोंडवाना कोल वो कोल है जो कि आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ है। और फिर दूसरा है टर्शरी कोल। कौन सा कोल है? टर्शरी कोल। ये जो टर्शरी कोल है ये आज से लगभग 55 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ। मतलब ये लगभग 55 मिलियन ईयर्स पुराना है टर्शरी कोल। टर्शरी कोल हमारे कंट्री में बहुत कम मिलता है। हमारे कंट्री में मिलता है गोंडवाना कोल जो कि आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले फॉर्म हुआ था। और ये याद रखना कि कोल जितना पुराना होता है उतना बेटर होता है। गोंडवाना कोल की जो क्वालिटी है वो बेहद अच्छी है। तो गोंडवाना कोल हमारे यहाँ पे मिलता है। गोंडवाना कोल वो कोल है जो कि आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म होने की शुरुआत हुई थी। और दूसरा होता है टर्शरी कोल या टर्शरी डिपॉजिट्स जो कि आज से लगभग 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मिलता है गोंडवाना कोल। और ये जो गोंडवाना कोल है ये हमारे यहाँ पे कहाँ मिलता है? दामोदर वैली। आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल और झारखंड में दामोदर वैली में गोंडवाना कोल मिलता है। वेस्ट बंगाल और झारखंड में खूब सारा गोंडवाना कोल मिलता है। 2-3 कोल फील्ड्स हैं, आपने नाम सुना होगा। एक झरिया नाम का कोल फील्ड है, दूसरा आपने नाम सुना होगा रानीगंज नाम का कोल फील्ड है, फिर बोकारो नाम का कोल फील्ड है। ये जो झरिया और बोकारो हैं ये दोनों हैं झारखंड में, और ये जो रानीगंज है ये है वेस्ट बंगाल में। इनफैक्ट झारखंड जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। देखो गोंडवाना कोल कहाँ मिलता है? गोंडवाना कोल मिलता है दामोदर वैली में। वेस्ट बंगाल और झारखंड की दामोदर वैली में गोंडवाना कोल मिलता है। 2-3 कोल फील्ड्स के नाम दे रखे हैं। एक है झरिया, झरिया कहाँ पर है? झारखंड में। दूसरा बोकारो, बोकारो भी कहाँ पर है? ये भी झारखंड में। और तीसरा रानीगंज, रानीगंज भी कहाँ पर है? रानीगंज है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, इसके अलावा गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली जो है वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कोल डिपॉजिट मिल जाता है। इसके अलावा टर्शरी कोल हमारे कंट्री में जो मिलता है वो मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे मेघालय में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में। इसको अपन मैप में देख लेते हैं। देखो मैप में यहाँ पे दे रखा है, ये जो ब्लैक ट्राइंगल से दिखाए गए हैं ये हैं कोल माइंस। और कोल माइंस में अपन ने देख लिया, ये रहा बोकारो। बोकारो कहाँ पर है? अभी अपन ने पढ़ा है, झारखंड में। फिर नीचे देखोगे तो ये रहा झरिया, झरिया भी कहाँ पर है? ये भी झारखंड में। मतलब यहाँ बोकारो मान लो, यहाँ झारखंड मान लो, थोड़ा सा नीचे। और फिर ये रहा रानीगंज। रानीगंज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा भी कोल के अगर माइंस देखोगे तो ये नेवेली नाम की जगह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ पे लिग्नाइट कोल मिलता है, अभी अपन ने पढ़ा है। फिर ये जो है ये सिंगरानी है, यहाँ पे भी कोल मिलता है। सिंगरानी जो है वो तेलंगाना में। फिर कोरबा, कोरबा में भी कोल माइंस हैं। सिंगरौली में भी कोल माइंस हैं। ये जो सिंगरौली नाम की जगह ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ये आपको दिख ही रहा है, मैप में सब कुछ दिख रहा है। एक मैप लो और उसमें ढंग से इस सब को प्लॉट करो। खासकर इनको तो बोकारो को कर लो, झरिया को कर लो, रानीगंज को कर लो, नेवेली को कर लो, सिंगरौली को कर लो। कोरबा याद रह जाए तो अच्छी बात है। तो इनको मैप में प्लॉट करो। अच्छा, कोल जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि कोल बल्की मटेरियल है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होता है। कोल को अगर अपन ऐश में कन्वर्ट कर दें तो उसका वेट कम हो जाता है। तो यूजुअली होता ये है कि कोल क्योंकि बल्की मटेरियल है इसलिए जितने भी कोल फील्ड्स हैं उनके आसपास सारी हैवी इंडस्ट्रीज, सारे थर्मल पावर स्टेशंस लगे होते हैं। बिकॉज कोल को कैरी नहीं कर सकते हैं,
कोल को ज़्यादा दूर तक कैरी करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी। कॉस्ट को बचाने के लिए जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं, वो कोल फील्ड्स के आसपास ही अवेलेबल होते हैं। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें जो आपको याद रखना ही रखना है वो एक तो ये है कि कोल फॉर्म कैसे होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। दूसरा, क्वालिटी के बेसिस पे सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? बिट्यूमिनस। लेकिन बिट्यूमिनस सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोल है। तीसरा है लिग्नाइट, और सबसे ख़राब क्वालिटी का कोल कौन सा? पीट। एज वाइज अगर देखें तो हमारी कंट्री में दो टाइप के कोल मिलते हैं। एक है गोंडवाना कोल, आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ, और दूसरा है टर्शरी कोल, आज से लगभग 50-55 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ। हमारे कंट्री में ज़्यादातर गोंडवाना कोल मिलता है। गोंडवाना कोल कहाँ मिलता है? दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड में खूब सारा गोंडवाना कोल मिलता है। इनफैक्ट झारखंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, वो अपन ने देख लिया, झरिया है, रानीगंज है, बोकारो है, जहाँ पे कोल फील्ड्स हैं। और जो टर्शरी कोल है वो ज़्यादातर मिलता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, जैसे मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। कोल बल्कि मटीरियल है, इसको ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट ज़्यादा आती है, इसलिए जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं, वो कोल फील्ड्स के आसपास ही लोकेटेड होते हैं। फिर इसके बाद बात की गई है पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम या फिर मिनरल ऑयल, कोल के बाद नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया का। कोल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फिर सबसे ज़्यादा काम आता है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम को फ्यूल के जैसे यूज़ किया जाता है। अपन को ये तो पता ही है, लुब्रिकेंट के जैसे यूज़ किया जाता है। बहुत सारी मशीन्स में पेट्रोलियम को लुब्रिकेंट के जैसे यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोलियम को रॉ मटेरियल के जैसे भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, पेट्रोलियम अकर कैसे होता है? पेट्रोलियम का जो अकरेंस है वो एसोसिएटेड है विद एंटीक्लाइंस एंड फॉल्ट ट्रैप्स इन द रॉक फॉर्मेशंस ऑफ द टर्शरी एज। आज से लगभग 50-55 मिलियन ईयर अगो एंटीक्लाइंस में और फॉल्ट ट्रैप्स में जो रॉक फॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से पेट्रोलियम फॉर्म होता है। देखो, एंटीक्लाइन क्या होता है? जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं तो फोल्डिंग होती है, ये अपने को पता है। ये जो फोल्डिंग है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये जो ऊपर की तरफ फोल्ड बन रहा है इसको बोलते हैं अपन एंटीक्लाइन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन एंटीक्लाइन। और ये जो नीचे की तरफ फोल्ड बन रहा है इसको अपन बोलते हैं सिनक्लाइन। क्या बोलते हैं? सिनक्लाइन। तो एंटीक्लाइंस में ये जो एंटीक्लाइंस बन रहे हैं इनमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। होता क्या है कि ये जो एंटीक्लाइन है इसको ऐसे देखो कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एंटीक्लाइन है। इस एंटीक्लाइन में बहुत सारी लेयर्स हैं रॉक्स की। ये जो बहुत सारी लेयर्स हैं इनमें ऑयल ट्रैप हो जाता है। इनमें क्या ट्रैप हो जाता है? इनमें ऑयल ट्रैप हो जाता है। ऊपर वाली जो लेयर है वो नॉन पोरस है। नॉन पोरस लेयर का मतलब ऐसी लेयर जो कि इस ऑयल को निकलने नहीं देगी। और ये जो नीचे वाली लेयर है वो भी नॉन पोरस है। नॉन पोरस का मतलब कि ये नीचे वाली लेयर भी इस ऑयल को निकलने नहीं देगी। और बीच में ये जितनी भी लेयर्स हैं ये पोरस लेयर्स हैं। ये बनी हुई होती हैं लाइमस्टोन की, ये बनी हुई होती हैं सैंडस्टोन की। और इन पोरस लेयर्स में ये जो ऑयल है ये घूमता रहता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्हीं लेयर्स में फॉर्म हो जाता है पेट्रोलियम। वही लिखा हुआ है, इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग एंटीक्लाइंस और डोम्स इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इन द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड। क्रेस्ट मतलब ये जो सबसे ऊपर वाला टॉप है इसको बोल देते हैं क्रेस्ट। इस क्रेस्ट में ऑयल ट्रैप हो जाता है। ये जो ऑयल बेयरिंग लेयर होती है, ये जो बीच में जो लेयर है इसमें तो पोरस लाइमस्टोन होता है, सैंडस्टोन होता है, तो इससे तो ऑयल फ्लो करता रहता है। लेकिन जो सबसे ऊपर वाली लेयर है और जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो नॉन पोरस लेयर होती है। इस नॉन पोरस लेयर के बीच में ये जो ऑयल ट्रैप हो गया है, ये ऑयल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, पेट्रोलियम में फॉर्म हो जाता है। देखो, बेसिक 2-3 चीज़ें पढ़ी अपन ने। एक तो कोल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे एनर्जी सोर्स कौन सा है? पेट्रोलियम है, जिसको मिनरल ऑयल भी बोल सकते हैं। फ्यूल के जैसे यूज़ किया जाता है इसको लुब्रिकेंट के जैसे यूज़ किया जाता है, इसको बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इसका फॉर्मेशन। ये फॉर्म होता है एंटीक्लाइंस में। एंटीक्लाइंस में फॉर्मेशन कैसे है कि एंटीक्लाइन को थोड़ा अगर खोल के देखें तो सबसे ऊपर वाली लेयर नॉन पोरस है जो कि ऑयल को निकलने नहीं देगी, सबसे नीचे वाली लेयर नॉन पोरस है जो कि ऑयल को निकलने नहीं देगी, और बीच में ये जो लेयर्स हैं ये पोरस लेयर्स हैं, मतलब इनमें ऑयल फ्लो करता रहता है। और ये जो पोरस लेयर्स हैं ये बनी हुई हैं लाइमस्टोन से, ये बनी हुई हैं सैंडस्टोन से। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ऑयल है इन लेयर्स में ट्रैप्ड रहेगा और फिर धीरे धीरे यही पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिया में पेट्रोलियम कहाँ मिलता है? मुंबई हाई पे मिलता है।
गुजरात में मिलता है, आसाम में मिलता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम हमारे कंट्री में कहाँ से मिलता है? मुंबई हाई से मिलता है। गुजरात में एक जगह है आंकलेश्वर, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम का फील्ड है गुजरात में। आसाम ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, डिगबोई है आसाम में। डिगबोई जो है वो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है, ओल्डेस्ट पेट्रोलियम का फील्ड है। आसाम में नाहरकटिया नाम की जगह है, मोरन हुगरीजन नाम की जगह है, जहाँ पे खूब सारा पेट्रोलियम, जहाँ पे सारे ऑयल फील्ड्स अवेलेबल हैं। देखो इसको अपन मैप में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसको अपन डिलीट करते हैं और फिर दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। देखो ऑयल फील्ड्स दिखाए गए हैं रेड कलर के स्क्वायर से, ये मुंबई हाई है। ये बिल्कुल मुंबई के कोस्ट पे अगर इधर देखोगे तो ये मुंबई हाई है। फिर इसके जस्ट ऊपर बसीन नाम की जगह है, यहाँ पे भी पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यहाँ पे भी ऑयल फील्ड्स हैं। फिर थोड़ा अंदर जाओगे तो गुजरात में एक जगह है आंकलेश्वर। फिर आंकलेश्वर से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो गुजरात में एक जगह कलोल, यहाँ पे खूब सारे ऑयल फील्ड्स हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में अगर आओगे तो डिगबोई ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है, हमारे कंट्री का सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। डिगबोई के अलावा नाहरकटिया नाम की जगह दिख रही होगी, मोरन नाम की जगह दिख रही होगी, यहाँ पे भी ऑयल फील्ड्स की अवेलेबिलिटी है। इनफैक्ट आसाम ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे कंट्री की। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर बात की गई है नेचुरल गैस के बारे में। जहाँ भी पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पे यूजुअली नेचुरल गैस अकर होती है। नेचुरल गैस इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब हम क्रूड ऑयल को निकाल रहे होते हैं, जब हम मिनरल ऑयल को निकाल रहे होते हैं, तभी साथ ही साथ ये जो नेचुरल गैस है ये भी रिलीज होती है। और नेचुरल गैस को डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये जो नेचुरल गैस है ये एज फ्यूल यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसको हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसको केमिकल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के जैसे यूज़ किया जाता है। इसको फ्यूल के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, इसको कुकिंग फ्यूल के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं। आजकल तो अपन सीएनजी के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं, व्हीकल्स वगैरह को चलाने के लिए खूब सारे सीएनजी के तरीके से भी यूज़ कर रहे हैं। ये जो नेचुरल गैस है इसका फ़ायदा क्या है? ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। कैसी है? इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ है, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अच्छा, नेचुरल गैस कहाँ मिलती है? जहाँ जहाँ पेट्रोलियम है वहाँ नेचुरल गैस यूजुअली मिल जाती है। जैसे मुंबई हाई में, उसके आसपास जो बसीन वगैरह है वहाँ पे खूब सारी नेचुरल गैस भी मिलती है। फिर इसके अलावा ईस्ट कोस्ट पे अगर देखोगे तो कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी नेचुरल गैस मिल जाती है। तो ये वही सेम एरियाज़ हैं जहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, वहाँ पे नेचुरल गैस भी देखने को मिल जाती है। हमारे कंट्री में सबसे पहली गैस पाइपलाइन बनाई गई हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, HVJ पाइपलाइन, इसको कंस्ट्रक्ट किया था गेल ने। और इसने मुंबई हाई और बसीन के जो गैस फील्ड्स हैं उनको वेरियस हमारे कंट्री के वेस्टर्न और नदर्न इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस थे उससे कनेक्ट किया। देखो इसको अपन मैप में देख लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। इधर देखो एक जगह आपको दिख रही होगी, ये रही हजीरा नाम की जगह, ये रही विजयपुर नाम की जगह, और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रहा जगदीशपुर नाम की जगह। ये पूरी जो है ये गैस पाइपलाइन है। इस गैस पाइपलाइन के थ्रू मुंबई हाई और बसीन वाला जो रीजन है, यहाँ पे जितनी भी गैस वगैरह जनरेट होती है उसको सप्लाई किया जाता है वेस्ट और नॉर्थ इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको। तो हमारे यहाँ पे गैस पाइपलाइन का नेटवर्क भी बिछाया जा रहा है। इनफैक्ट अब तो घरों में भी अपन जो कुकिंग के लिए गैस यूज़ करते हैं उसके लिए भी नेटवर्क को बिछाया जा रहा है। तो ये जो नेटवर्क है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है। पहले 1700 किलोमीटर की पाइपलाइन थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंक्रीज़ हो गई और फिर 18,500 किलोमीटर की लगभग पाइपलाइंस हमारी सरकार ने ले डाउन करी ऑल ओवर द कंट्री। अब हमारा टारगेट ये है कि हम लगभग 34,000 किलोमीटर की गैस ग्रिड को ले डाउन करेंगे। बेसिकली हम गैस की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कोल है, फिर उसके बाद पेट्रोलियम है। नेचुरल गैस एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए वो ये है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें एक पाइपलाइन का नाम याद रख लेना, ये जो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन है इसका नाम याद रख लेना। इसको कंस्ट्रक्ट किया है गेल इंडिया ने। किसने कंस्ट्रक्ट किया है? गेल इंडिया ने। बाकी चीज़ें तो यूजुअल हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएंगी। फिर बात की गई है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी घर के लिए, किसी भी समाज के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरीके से जनरेट की जाती है। एक तो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी के थ्रू, रनिंग वाटर के थ्रू जब टरबाइंस को घुमाया जाता है, हाइड्रो टरबाइंस को रोटेट किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बुलाया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी होती है थर्मल पावर, जब कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस के थ्रू फ्यूल्स को यूज़ करके टरबाइंस को घुमाया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन थर्मल पावर। तो दो टाइप से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। एक होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सिंपल,
जब रनिंग वाटर के थ्रू हाइड्रो टर्बाइंस को घुमाया जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी होती है थर्मल पावर। जब फ्यूल्स को यूज़ करके जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह को यूज़ करके टर्बाइंस को घुमाया जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं थर्मल पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है रनिंग वाटर के थ्रू, और वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, जैसे भाखरा नांगल, जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जैसे कोपली हाइडल प्रोजेक्ट। यहाँ पे खूब सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन होता है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब किसी फ्यूल को यूज़ किया जाए टरबाइन को रोटेट करने के लिए, जैसे कोल को, जैसे पेट्रोलियम को, जैसे नेचुरल गैस को। और ये जो कोल है, पेट्रोलियम वगैरह है, ये नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है। तो अपने को ये जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंस है, इसको कम करने की ज़रूरत है। अपने को थोड़ा थोड़ा सोलर एनर्जी की तरफ, अपने को थोड़ा थोड़ा विंड एनर्जी की तरफ, और बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेज हैं, उनकी तरफ मूव करने की ज़रूरत है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। अगले वाले मैप में अगर देखोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियर और थर्मल प्लांट्स की लोकेशंस दे रखी हैं। इनको आप एक बार ढंग से देखो, कभी कभी काम आ जाती हैं, बट एक बार ही देखना, ज़्यादा मत देखना। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना, बाकी यहाँ एक बार तो देख सकते हो। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। जाने से पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।